नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक के बारे में मैं आज आपको 3 सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंटों के बारे में बताने वाला हूँ। हर एक इन्वेस्टर्स को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है उसको इन 3 पॉइंटों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और उससे पहले अगर आप ये 3 पॉइंट जान लेते हो, बारीकी से समझ लेते हो, तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपने कर डाले। उसके बाद आप एक प्रॉपर डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो ये सारे पॉइंट मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन पॉइंट्स के बारे में आपको दे देता हूँ। जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूं ये हर एक इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। हर एक इन्वेस्टर्स को, चाहे आप यहां पे प्रैक्टिकल पूरी मूवी ना देखें, यहां पे प्रैक्टिकल डेमो जो मैं आपको देने वाला हूं वो भी स्टॉक के बारे में ना देखें, लेकिन अगर आप ये 3 पॉइंट समझ जाते हो तो समझ लो आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टॉक मार्केट में जान ली। ऐसी चीज़ें आपने जान ली जो आपने शायद कभी सुनी ही ना हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है किसी भी स्टॉक के 5 साल के रिटर्न के बारे में जानना। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे पहले आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जरूर चेक करने चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे उस स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे मेजर पॉइंट के बारे में। जो दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जाहिर सी बात है आप भाई उस स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल तो जरूर देखते होंगे। आप वहां पे देखते हो कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग इतनी है, डीआईआई कितनी है, एफआईआई कितनी है, पब्लिक इन्वेस्टर्स की इतनी है। और मोस्टली लोगों की थिंकिंग ये होती है कि भाई यहाँ पे प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई की होल्डिंग जहाँ पे ठोक ठोक के भरी हुई हो, समझ लो उस स्टॉक में जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। वो स्टॉक बम्पर रिटर्न आपको देने वाला है। तो भाई ऐसी एनालिसिस आपके किसी भी काम नहीं आने वाली। अगर ऐसी एनालिसिस के साथ आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक बड़ा लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। जो आप सोचते हो वैसा मार्केट में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कुछ बारीकियाँ होती है होल्डिंग पैटर्न को लेके, और वो बारीकियाँ आपको तब पता चलेगी जब आप उस स्टॉक के बारे में 1.5 से 2 साल की तक एक अच्छी खासी डीप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। हम लोग वीडियो बनाते हैं डेली, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई आखिर वो पॉइंट कौन से हैं, और वो सारे पॉइंट मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में बताने वाला हूं। तो वो बारीकियां कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर वहां पे प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लेना कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो प्रमोटर होते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर ही नहीं रहेंगे तो भाई सोचो उस स्टॉक को ऊपर तक लेके कौन जाएगा। आप या हम तो लेके जाएंगे नहीं, या फिर एफआईआई तो उसको लेके जाएगी नहीं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स प्रमोटर होते हैं, तो उनकी होल्डिंग अगर गिरती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। मोस्टली इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि भाई जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं, लेकिन जब आप 4-5 साल का डेटा आप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स तो कुछ भी पैनिक नहीं होते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैनिक होता है वो एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मामला हो या फिर मार्केट की एनालिसिस का मामला
हो, वो दोनों ही मामलों में पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है। तब जाके एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और एक बड़ी गिरावट वहां पे जन्म ले लेती है। इसलिए एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग का रेशियो अगर 10-15% के लेवल को क्रॉस करता है तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और अगर वहां पे होल्डिंग का जो रेशियो है वो अगर 35-40% के लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो समझ लो आने वाले टाइम में उस स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की और डीआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं तीसरे सबसे मेजर पॉइंट के बारे में, वो होता है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अगर मैं आपको पूछूंगा कि भाई मुझे स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताओ, तो जाहिर सी बात है आप उस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट चेक करोगे और उसका टोटल रिवेन्यू मुझे बताओगे। अगर रिवेन्यू पॉजिटिव में रहा तो आप ये सोचोगे कि भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट दिया है। और अगर आप ये सोचोगे अगर वहाँ पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस नेगेटिव में आ गई तो आपको ये लगेगा कि भाई स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट हुई है, तो हो सकता है स्टॉक के अंदर फाइनेंशियल स्टॉक की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। देखो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट देखने को चाहिए। देखो रिवेन्यू के काफ़ी ज़्यादा सोर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। कोई कंपनी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करती है, मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, सब्सिडी से भी रिवेन्यू कलेक्ट करती है, मार्केट में इंटरेस्ट वगैरह से भी वो रिवेन्यू कलेक्ट करती है और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी वो रिवेन्यू जनरेट होता है और सारा रिवेन्यू मिला के टोटल रिवेन्यू वहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन एक इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवेन्यू पार्ट होता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि भाई कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस, अपने स्टाफ, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट किया है, जिससे पता चलता है भाई कंपनी कुछ कर भी रही है या फिर हाथ पे हाथ रखे बैठी है। दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है कंपनी के रिजर्व और सरप्लस के बारे में। वो आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे ए से लेके जेड तक हर एक स्टॉक की यहाँ पे वीडियो बनाने का मैंने टारगेट ले रखा है और अभी मैं ओ सीरीज के जितने भी स्टॉक है उनको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ओ के बाद में पी नाम से जो कैपिटल नेम से स्टॉक स्टार्ट होने वाले हैं उनको यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर एक स्टॉक की वीडियो मिलने वाली है। तो अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर मान लो आप कोई भी जॉब वगैरह करते हो, आपके पास सैलरी अच्छी आती है और आपने वहां पे 15-20 लाख का यहाँ पे सेविंग कर रखे है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपकी सेविंग के बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो रिजर्व है वो काफ़ी अच्छा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी है। इसी बेस पे हमें कंपनी के रिजर्व से पता चलता है भाई कंपनी डेबिट फ्री है या एक बड़े कर्जे में डूबी हुई है। तीसरा जो मेजर पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक की में इन्वेस्टमेंट का पॉइंट, कि भाई कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए आखिर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो सीमित दायरे तक रह जाती है और अपने बिजनेस को एक लिमिटेड रेंज के अंदर, एक लिमिटेड दायरे के अंदर समेट के रख देती है। वहाँ पे आपको स्कोप भी कम मिलेंगे और आने वाले टाइम में स्टॉक में रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, अपने बिजनेस को फैला रहा है, तो वहाँ पर आपको लाइफ स्कोप भी ज़्यादा मिलेगा और साथ में स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये 3 सबसे मेजर पॉइंट है। अब मैं आपको ये तीनों पॉइंट यहाँ पे बारी बारी करके प्रैक्टिकली आपको स्टॉक के बारे में दिखाने वाला हूँ। ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक को लेके आपने अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की टर्म में मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। देखा जाए तो भाई ये स्टॉक पिछले 5 साल के अगर रिटर्न की परफॉर्मेंस की बात पे बेस पे अगर देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम के लिए आपको स्टॉक को 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। स्टॉक की अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो 4 और 5 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने 573% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 साल में स्टॉक ने 621% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने
अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है और 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 6 गुना से ज़्यादा करके दिया है। तो देखा जाए तो आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर इससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न चेक किया जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है, देखो मैंने होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां बताई थी, वो बारीकियां आपको फिर से ध्यान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 29.42% थी, जो इस साल घट के 24.38% हो गई है। तो देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर एक बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, और मैंने आपको बताया था जब प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर अपना बोरिया बिस्तर बांधने के चक्कर में है और जल्दी से निकलने के चक्कर में है। तो दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट हमारा क्लियर होता है वो ये है कि भाई यहाँ पे लगातार प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। अगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की बात करें, DII और FII की होल्डिंग की बात करें, तो पिछले साल DII की होल्डिंग 2.73% थी, जो इस साल घट के 1.35% के करीब आ गई है, 1.35% के करीब आ गई है। तो एक बड़ी गिरावट DII की होल्डिंग में हुई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 1.29% थी, जो इस साल गिर के यहाँ पे 0.74% हो गई। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एक पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे एक मतलब सबसे खास पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मान लो आप आते FII की कैटेगरी में, ठीक है, तो आपके लिए कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा खास होते हैं? एक तो प्रमोटर का और एक यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का। लेकिन अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा मेजर हो गए? FII और DII के पॉइंट। देखो अगर FII DII की होल्डिंग जितनी कम रहेगी, फ्लक्चुएशन उतना कम रहेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन लेवल 10-15% से काफ़ी कम है, तो स्टॉक में फ्लक्चुएशन आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है और लगातार यहाँ पे बड़ी गिरावट हो रही है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे ठोक ठोक के भरे हुए हैं, या फिर ये सोच लो कि ठोक ठोक के बेचारे भरवा दिए हैं। देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल 60.67% थी, जो इस साल बढ़ के 65.15% हो गई है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे जो माल है वो सिमट के पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में आ रहा है। और जब पब्लिक इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक के अंदर 40% के लेवल को क्रॉस कर जाते हैं या 50% के लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो स्टॉक में आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा वो करोड़ों के अंदर यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो भाई पिछले साल कंपनी का रिवेन्यू 40 करोड़ था, जो इस साल भी 40 करोड़ है। तो रिवेन्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता, और अगर कोई भी चेंजेस नहीं है। और अगर कंपनी के टोटल यहाँ पे खर्चों की बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें, तो भाई पिछले साल कंपनी के खर्चे 20 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के कितने हो गए? 24 करोड़। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखो रिवेन्यू के अंदर तो कोई भी फर्क नहीं हुआ, लेकिन कंपनी के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। रिवेन्यू पिछले साल भी 40 करोड़ था, इस साल भी 40 करोड़ है, लेकिन खर्चा पिछले साल 20 करोड़ था, इस साल बढ़ के 4 करोड़ और यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं एक ऐसा पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, भाई फाइनेंशियल कंडीशन के 3 सबसे मेजर पॉइंट बताए थे। उसमें से जो पहला पॉइंट है वो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, कि भाई कंपनी ने अपने दम पे, अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट के दम पे, अपने सर्विसेज के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है। तो भाई कंपनी ने पिछले साल जो रिवेन्यू जनरेट किया था वो 14 करोड़ था, जो इस साल गिर के कितना हो गया है? 11 करोड़। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कि भाई कंपनी का अगर टोटल रिवेन्यू 40 करोड़ है और कंपनी ने अपने दम पे सिर्फ 11 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, तो ये बाकी रिवेन्यू कहाँ से आ गया? सोचने वाली बात है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पे 11 करोड़ का रिवेन्यू गेन किया है, तो बाकी का जो 40% में से 11% घटा दो, तो भाई बाकी का जो 29 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आ गया, वो रिवेन्यू कहाँ से आ गया? तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्स होते हैं, जैसे अदर इनकम हो गया, मार्केट से इंटरेस्ट कैप्चर हो गया। तो ये काफ़ी तरीके होते हैं जहाँ से कंपनी रिवेन्यू गेन करती है। तो मेन तो जो पॉइंट होता है एक इन्वेस्टर्स के लिए वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कम है अगर एक पावर सेक्टर को देखा जाए। आजकल अगर देखा जाए तो ग्रीन पावर सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, और उस ग्रोथ को देखते हुए कंपनी का अगर ये रिवेन्यू है तो भाई यहाँ पे एक बड़ी करेक्शंस आपको देखने को मिल सकती है, एक बड़ी निराशा आपको देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक के बारे में बात करें
इस कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो भाई यहाँ पे देखो पिछले साल कंपनी का जो रिजर्व था वो यहाँ पे 239 करोड़ था 4 साल पहले 2020 में, और इस साल यहाँ पे कंपनी का रिजर्व लगातार घट के -193 करोड़ हो गया। देखो पिछले 2020 में -239 करोड़ था, मतलब था ये माइनस में ही, और ये यहाँ पे 239 करोड़ था। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है और इंप्रूवमेंट होके यहाँ पे -193 करोड़ हो गया है। मतलब यहाँ पे कंपनी ने अपने रिजर्व को थोड़ा सा पॉजिटिव में लाने की कोशिश की है, जो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भाई पिछले 4 साल के कंपैरिजन में इस साल कंपनी ने काफ़ी हद तक अपना जो रिजर्व है, माइनस का जो रिजर्व है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश की है। फिर भी यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव तो सिर्फ यही है कि स्टॉक का रिजर्व में थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली, लेकिन अभी भी कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में है। मतलब कह सकते हो कंपनी पूरी तरह से डेबिट फ्री नहीं है, कंपनी पे कोई बड़ा कर्ज यहाँ पे चल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में। तो कंपनी के जो टोटल खर्चे हैं जो यहाँ पे 2020 में 2087 करोड़ थे, तो वो इस साल घट के 1618 करोड़ हो गए हैं। देखा जाए तो कंपनी के टोटल खर्चे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में चल रहा है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम है, ठीक है। अदर इनकम का कोई गारंटी नहीं भाई कब बंद हो जाए, कब या कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन कंपनी का जो यहाँ पे टोटल खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बात वो हो गई कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अगर बात करें स्टॉक के इन्वेस्टमेंट की तो देखते हैं कंपनी ने अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो भाई यहाँ पे 2020 में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बस 2021 में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। हो सकता है वो एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए हो या कोई आउटलेट वगैरह या ऑफिस वगैरह के लिए वहाँ पे खर्च किए हो, ठीक है। अपने बिजनेस में किसी भी मतलब तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे इस साल भी कंपनी ने अपने बिजनेस के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करता है तो हर कोई सोचता है भाई वो अपने बिजनेस को फैलाए, लेकिन यहाँ पे तो कंपनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रही तो भाई बिजनेस फैलेगा कैसे। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट हमें इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं। अब अपनी जो राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।